हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू इंस्पिरा। इंस्पिरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, इंस्पिरा पे चल रहा है फ्री रिवीजन बैच, जिसके अंदर हम कवर कर रहे हैं जनरल साइंस। 2 सेशंस हम ले चुके हैं। पहले सेशन में हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा मोनिडा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अगले सेशन में हमने सेल और उसके स्ट्रक्चर को डील किया था, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हमने पढ़ा था। लास्ट हमने जो पढ़ा था वो था न्यूक्लियस। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो एक शॉर्ट रिवीजन हम करेंगे, बहुत ही शॉर्ट रिवीजन सेल के अंदर, और उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा सेल। ठीक है, अगर ये प्लांट है तो आउटर लेयर जो होगी वो हमारी सेल वॉल की होगी। अगर ये एनिमल सेल होता तो आउटर कवरिंग क्या होती? सेल मेम्ब्रेन की होती। लेकिन हम इसको ले रहे हैं सेल वॉल। इनर लेयर इज, इनर कवरिंग इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां हमने पढ़ा था, एक मिनट कलर बदल लें। सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। इसके बीच में एक ऑर्गेनल होता है जिसको बोलेंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, बहुत ही स्पीड में करते हैं ताकि टाइम हमारे पास बचा रहे। साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। इन दोनों को टुगेदर विद इट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। ठीक है, इसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स देखे थे। क्या यहाँ की माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, न्यूक्लियस से लगा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे अगर लगा होगा राइबोसोम्स, और यहाँ कहीं होगा गोल्जी बॉडीज। एक मिनट, ये होगा गोल्जी बॉडीज। इसके आगे होंगे वेसिकल्स। यहाँ कहीं फ्लोट कर रहे होंगे अलग अलग जगह लाइजोसोम्स। सेंट्रियोल्स भी होंगे साथ में, ये सेंट्रियोल्स होंगे साथ में। और हमने क्या पढ़ा था? वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स पढ़ा था। तो कुल मिला के हमने जो ऑर्गेनल्स पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। डबल मेम्ब्रेन जब हमने पढ़ा तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, प्लास्टिड पढ़ा और न्यूक्लियस पढ़ा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमने क्या क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, और क्या पढ़ा था? वैक्यूल्स। ऑर्गेनल्स विद नो मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा था? राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स, और हमने पढ़ा था साइटोस्केलेटन के बारे में। जो साइटोस्केलेटन क्या करती है? सेल को स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है। ठीक, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस से। हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियस के बाहरी स्ट्रक्चर को देख लिया था। वो क्या था कि एक न्यूक्लियस है, इसके बीच में ये न्यूक्लियोलस है। ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं वो क्या है? क्रोमेटिन है। ये डेंस स्ट्रक्चर जो है ये न्यूक्लियोलस है। बीच बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस पोर। ये जो मेम्ब्रेन होती है वो कॉन्टिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये मेम्ब्रेन क्या, ये मेम्ब्रेन बीच बीच से टूटी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब इसको हम एक बार देखते हैं डिटेल में। ठीक, ये हमेशा ध्यान रहेगा कि सेल, सेल के अंदर, सेल के बीचों बीच है न्यूक्लियस। ये जो ऑर्गेनल मैं बना रही हूं वो क्या है? ठीक, इसको तोड़ते हैं थोड़ा थोड़ा, न्यूक्लियर पोर बनाएंगे। चलिए, ये न्यूक्लियर पोर बन गया हमारा। अभी इसका इंपॉर्टेंस अभी हम आगे समझेंगे। ये न्यूक्लियस से जुड़ा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है, और इस पे हम लगा देते हैं राइबोसोम्स, जो इसको एक रफ स्ट्रक्चर देगा और इसको क्या बनाएगा?
रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। राइबोसोम्स के फंक्शन को हमने पढ़ा है, क्या फंक्शन था उसका? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब देखते हैं कहानी आगे। क्या कहानी देखेंगे? हाँ। अब हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस सा मटेरियल है। वो क्या मटेरियल है? न्यूक्लियोलस का। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस है। और क्रोमेटिन मटेरियल है, जो क्रोमेटिन थ्रेड्स हमने देखा पिछले डायग्राम में, वो थ्रेड्स कंडेंस होके क्या बन जाते हैं? डेंसर और लाइटर। जैसे इसको डेंसर कह सकते हैं, और इसी का थ्रेड ऐसे लाइटर भी होता है। ठीक, ये क्रोमेटिन ही है। ऐसे बहुत सारे डेंस कॉम्पैक्ट मटेरियल बन जाते हैं। ये जो डेंस पार्ट है इसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब इन सब का जानना क्यों जरूरी है? आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। अब हेट्रोक्रोमेटिन से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इसको जानेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये है यूक्रोमेटिन। ठीक है, हम देख रहे हैं जैसे कि डेंसर, जैसा डायग्राम बता रहा है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन। और ये लाइटर है, और ये लाइटर पार्ट क्या कहलाएगा? यूक्रोमेटिन। मैंने आपको कहा था बायोलॉजी में वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं। यू मीन्स ट्रू। अगर यू की बात करेंगे तो ट्रू। अब ट्रू ये क्रोमेटिन क्यों है? कि सारा काम अब जो भी होगा, आगे के जितने भी रिएक्शंस होंगे, आगे हम जितने भी डिटेल्स पढ़ेंगे वो यूक्रोमेटिन में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आप बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन का क्या काम है? हेट्रोक्रोमेटिन क्या करता है? न्यूक्लियोलस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को उठा के बाहर लाएंगे। किसको बाहर लाएंगे? इस स्ट्रक्चर को उठा के बाहर। तो यहां लेके आए, ये हेट्रोक्रोमेटिन, इसको यहां लाते हैं। चलिए एक और स्ट्रक्चर को लेके आते हैं बाहर। हमने देखा इस स्ट्रक्चर को, ये यूक्रोमेटिन जो हम पढ़ रहे हैं, यूक्रोमेटिन, पूरा क्रोमेटिन किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। क्रोमेटिन को अगर हम देखें तो ये किसका बना होता है? वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो किसका बना होगा? डीएनए का और हिस्टोन का, हिस्टोन प्रोटीन। अब अगर सीधे एग्जाम्पल में हम समझें तो ये कंडेंस्ड पार्ट क्या होता है कि हम ऐसा समझ सकते हैं इसको कि डीएनए एक लंबी वायर है, और उस लंबी वायर एक लंबी सी रस्सी है, और उसके थोड़े थोड़े स्पेस पे बीड्स सेट हैं, और डीएनए की वो रस्सी क्या करती है? उस बीड्स को लपेट लेती है। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर निकल के आता है वो क्या कहलाता है? क्रोमेटिन। कैसा स्ट्रक्चर होगा एक बार उसको देखें हम। ये देखिए, इस डायग्राम से कुछ क्लियर होगा कि ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये ऑक्टामर होता है, और इसको डीएनए लपेट लेती है। फिर आगे ऐसे ही, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन फिर इसको डीएनए लपेट लेगी 2 बार, फिर ये हिस्टोन प्रोटीन और फिर ये लपेट लेगी 2 बार। तो ये जाके क्या बनता है? क्रोमेटिन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये क्या पार्ट हो गया? डीएनए और हिस्टोन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। और अब इस डीएनए पे ही क्या होता है? जीन्स। तो अगर हम जीन्स को देखें तो इसको जीन कंसिडर कर लेंगे। ठीक, अब डीएनए और जीन्स के कंफ्यूजन को कम करने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं कि डीएनए को अगर हम एक बुक समझें, इफ डीएनए इज, समझ लीजिए एक ब्रोशर है, एक इंस्ट्रक्शन बुक है, तो उस इंस्ट्रक्शन बुक का एक चैप्टर है जीन, और उस इंस्ट्रक्शन बुक के अंदर जीन जैसे कई चैप्टर्स हो सकते हैं।
एक बुक है जिसके अंदर 20-30 चैप्टर्स हैं और वो एक चैप्टर है जीन, जो बहुत सारे चीजों को डिस्क्राइब कर सकता है। तो मतलब डीएनए इज अ बिगर थिंग, दैट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, और जीन एक छोटा कॉन्सेप्ट है। एक डीएनए पे कम से कम 20 से 30 हजार जीन्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम डीएनए को देखते हैं। अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसको देखते हैं। क्रोमेटिन आपको समझ में आया क्या है? लूजली कॉइल्ड डीएनए प्लस हिस्टोन। अब देखिए न्यूक्लियोसोम्स क्या है? हिस्टोन प्लस डीएनए। हिस्टोन प्लस डीएनए को क्या बोला है? न्यूक्लियोसोम। और क्रोमोसोम क्या है? कॉम्पैक्ट डीएनए। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस डायग्राम को निकालते हैं। अब ये जो आपको कॉन्डेंस्ड सा पार्ट दिख रहा है, ये सेल डिवीजन के जब सेल बटने वाला होता है तो ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है स्पाइरल सा, ये क्या करता है? खुद को कंडेंस कर लेता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है। अब आप कहेंगे हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो ऐसा देखा है, ऐसा। ऐसा देखा है। क्रोमेटिन कंडेंस होके ऐसा ही बनता है, लेकिन ड्यूरिंग एस फेज, जब हम सेल डिवीजन आगे पढ़ेंगे सेल साइकिल, तो उसमें एक एस फेज आएगा जहां क्रोमेटिन क्या करता है? खुद को रेप्लिकेट कर लेता है। डीएनए रेप्लिकेशन पूरे सेल साइकिल में एक जगह होती है और वो होती है एस फेज, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए रेप्लिकेट कहां होता है? एस फेज में। ये तो जो आपको सिंगल कंडेंस्ड पार्ट दिख रहा है, ये क्रोमोसोम के फॉर्म में, जिस क्रोमोसोम को हम पढ़ते हैं वो इस फॉर्म में कब आता है? जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तब जाके ये क्रोमोसोम बनता है। तो मैं समझती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रोमेटिन मटेरियल कैसे क्रोमोसोम बना, कैसे क्रोमोसोम बना। एक बार न्यूक्लियस को फिर से देखते हैं। ये हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स थे, ये जितने थ्रेड दिख रहे हैं क्रोमेटिन्स। ठीक है, ये क्रोमेटिन कंडेंस होके क्या बनता है? इसका फॉर्म लेता है, बीच में काइनेटोकोर होता है बीच में। और जब ये एस फेज में आता है, एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो ये क्या बन जाता है? रेप्लिकेट करके ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ये जो फॉर्म हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम का, ये इस फॉर्म का हो जाता है कब? एस फेज में। ठीक, तो मुझे लगता है न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या कि ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब एक और चीज हम पढ़ते हैं, चलिए। अब देखना जरूरी क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है, ये हमने देख लिया कि क्रोमोसोम बना होता है किसका? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। डीएनए के अंदर क्या होते हैं? जीन्स। तो जीन्स को हम कैसे देखेंगे? चलिए अब यहां देखते हैं, ये जो पोर्शन है क्रोमेटिन के जीन का, डीन, इस जीन को हम अब ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसके कुछ बॉन्ड्स ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन एक बार अगर आप इसको समझ जाएंगे तो सारे कंफ्यूजन्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। एक बार बस आपको समझने की जरूरत है। अब आप देखिए एक चीज जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये ऊपर स्पाइरल बनता जाएगा। अब हम देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो स्ट्रक्चर है, जो डीएनए हम देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर होता क्या? डीएनए बना किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड का।
ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, फॉस्फेट का ग्रुप। इस नाइट्रोजन बेस और शुगर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से जुड़ के क्या बना देता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। अब हम देखेंगे इस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट का काम कहाँ है। शुगर क्या होता है, इसको समझना चाहिए। चलिए पहले शुगर देख लेते हैं कि शुगर क्या है। ये जो मैंने लिख दिया, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड के जो मैंने 3 पार्ट्स कर दिए, क्या क्या किया? शुगर, और क्या किया? नाइट्रोजन बेस, और क्या किया? फॉस्फेट। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये शुगर कहाँ से आ गया? ठीक है, अब इसको जानना जरूरी है कि शुगर क्या चीज है। आपने अगर शुगर का नाम सुना होगा तो शुगर क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुना है? ग्लूकोज में शुगर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे। नंबर ऑफ कार्बन, ग्लूकोज में कितने नंबर होते हैं? C6H12O6। नंबर ऑफ कार्बन क्या हुआ? C6। ठीक। तो 6 कार्बन के लिए क्या आता है? हेक्सोज। ये मैं क्यों बता रही हूं, ये बहुत रेलेवेंट है आपके समझने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इसको। अब अगर 6 कार्बन वाले को हेक्सोज बोलते हैं तो 5 कार्बन वाले को क्या बोलेंगे? पेंटोज। पेंट 5 के लिए आता है। अब जैसे हेक्सोज का एग्जाम्पल है ग्लूकोज, तो पेंटोज का एग्जाम्पल क्या होगा? राइबोज। ये बताना क्यों जरूरी है? राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, ये बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये नाम जस्टिफाई करता है किसका? आरएनए और डीएनए का। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें डीएनए के अंदर ये एक शुगर भी आता है, डीऑक्सी राइबोज, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें शुगर भी आता है, क्या? राइबोज, है ना, न्यूक्लिक एसिड। ये राइबोज, ये डीऑक्सी राइबोज। अब इस राइबोज और डीऑक्सी राइबोज को भी इसलिए जानिए कि इसका नाम डीऑक्सी राइबोज इसलिए है क्योंकि राइबोज से एक ऑक्सीजन इसमें कम है, डीऑक्सी। जब राइबोज से हम ऑक्सीजन हटा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? डीऑक्सी राइबोज, जो डीएनए में है, और राइबोज कहाँ है? आरएनए में। ठीक है, ये है शुगर, है ना। शुगर का रोल आप समझ गए, ये क्या शुगर है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। नाइट्रोजन बेस को हम समझते हैं। फॉस्फेट ग्रुप क्या है? फॉस्फोरस का जुड़ना। और नाइट्रोजन बेस हमारे पास कितने होते हैं? 2 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं हमारे पास, प्यूरिन और पिरामिडिन। पिरामिडिन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं हम। नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन्स एडेनिन और गुआनिन, और पिरामिडिन्स साइटोसिन और थाइमिन। बस यही डिफरेंस आ जाता है किसका? साइटोसिन और थाइमिन। अब जब हमने ये क्लियर कर लिया है कि नाइट्रोजन जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट, तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। उसके लिए हमें वापस पुराने वाले स्लाइड में चलते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है। हमने जो नाइट्रोजन बेस पढ़ा, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडेनिन पेयर करता है, एकदम ध्यान से देखते जाइए, बिल्कुल इजीली आप इन चीजों को समझ पाएंगे, बहुत इजी। यहां एडेनिन बैठेगा, डबल बॉन्ड, जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये H बॉन्ड है, मैं H लिख रही हूं, ये थाइमीन से पेयर करेगा एक तरह के नाइट्रोजन बेस से। अगर यहां गुआनिन है तो ये साइटोसिन से करेगा। आरएनए अगर होगा तो यहां थाइमीन की जगह यूरैसिल आ जाएगा, यूरैसिल, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। और अब देखते हैं, ये तो हो गया नाइट्रोजन बेस की पोजीशनिंग।
ठीक। अब जो हमने पढ़ा था पीछे सुगर और फॉस्फेट, ये कहाँ रहता है डीएनए में? ये रहता है यहां। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ ऐसा बनता है। राइबोज शुगर कैसा, पेंटोज कैसा होता है, ऐसा। तो हम इसको यहां ड्रॉ करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, दोनों तरफ होगा, मैं एक तरफ बनाऊंगी। ठीक है। फॉस्फेट ये कुछ ऐसे जुड़ा होता है, जो हमारा राइबोज शुगर है। अरे यार, ठीक है, ये ऐसे जुड़ा होगा। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। इसको हम और अच्छे से प्रोफेशनल डायग्राम्स को भी देख लेंगे, लेकिन यहाँ मेरा बना के समझाना जरूरी है। तो हमने क्या देखा कि जो डीएनए का जो वो स्ट्रक्चर है ना, जिस स्ट्रक्चर को हमने बाहर खींचा था, वो कुल मिला के ऐसा स्ट्रक्चर है। अगर इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम कनेक्ट करें तो ये किस तरह से, एक लैडर देखना है, देखा है आपने, सीढ़ी, तो सीढ़ी के दो तरफ क्या होते हैं, वो जो डंडे होते हैं, वो डंडा क्या है, उसका स्केलेटन है। उस स्केलेटन में क्या है, वो स्केलेटन ये है, राइबोज सुगर जो फॉस्फेट से मिला हुआ है, फॉस्फेट बॉन्ड, ये बनाता है उसका स्केलेटन पार्ट। और जो उसकी सीढ़ियां हैं और उसका जो वेज है, उसमें वो क्या है, वो है हमारा नाइट्रोजन बेस, जो पेयर करता है एडेनिन गुआनिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ, और गुआनिन साइटोसिन के साथ। एडेनिन और थाइमिन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, जो मैंने बनाया भी है। ठीक है, मैं यहां लिखती हूं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ट्रिपल बॉन्ड के साथ गुआनिन से, और ये बीच में जो बॉन्ड्स आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब एक बार हम पढ़ते हैं यहां से। ठीक, मुझे लगता है अगर एक बार मैं आपको समझा पाई, और अगर नहीं समझा पाई तो एक बार और जो पीपीटीज पे लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ती हूँ, और अगर तब भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन इसका समझना बहुत जरूरी है, मैं बताती हूँ क्यों। याद कर लेने से ये चीज नहीं आती है, आप कहीं ना कहीं जाके कंफ्यूज कर ही जाएंगे कि डीएनए और जीन में क्या फर्क है, ये न्यूक्लियोटाइड शब्द क्या आ गया, ये एडेनिन क्या आ गया, गुआनिन क्या आ गया, क्या पूछ दिया है, क्योंकि हर बार एक ही क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि ये है सेल। ठीक, इस सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमैटिन्स, जो पतले पतले धागे होते हैं वो होते हैं क्रोमैटिन्स। क्रोमैटिन्स कंडेंस होके बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स, इस क्रोमोसोम को हम लेके आए बाहर। इस क्रोमोसोम के एक क्रोमैटिड को, एक क्रोमैटिड को हम बाहर लेके आए हैं, इसका एक पार्ट बाहर लेके आए हैं, वो कुछ ऐसा है। ठीक है, अब डीएनए को, अब और ये क्रोमोसोम होता क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन। ठीक है, अब इसके एक पार्ट को, डीएनए के एक पार्ट को, उसका एक पॉइंट, एक जीन को उठा के हम यहां ले आए हैं। उसके स्ट्रक्चर को अब हम देख रहे हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल इसी को कहते हैं। अब उस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ नाइट्रोजन बेसेस हैं, यहाँ नाइट्रोजन बेस है CGAT। ठीक है, और ये जो आपको बॉडी दिख रही है, जो बॉडी दिख रही है, ये बॉडी क्या है, जो मैंने पीछे बनाया था, शुगर प्लस फॉस्फेट, है ना, शुगर प्लस फॉस्फेट की इसकी क्या बनी हुई है, बॉडी, जो इसको स्केलेटन प्रोवाइड करती है। ये क्या स्ट्रक्चर था, ये स्ट्रक्चर था कुछ ऐसा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा जो इसमें एम्बेडेड है। ये क्या है, शुगर फॉस्फेट स्ट्रक्चर। ठीक,
नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या कहता है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा रहा है आपको, क्या पढ़ा रहा है ये कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन सेल कंटेन स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस इन कोडेड फॉर्म। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या क्या होता है, डीएनए और आरएनए। मैंने आपको ये समझा दिया कि डीएनए और आरएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, राइबोज से, ये बना होता है डीऑक्सी राइबोज से। क्यों इसका नाम डीऑक्सी पड़ा, मैंने आपको बता दिया कि राइबोज से इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए इसका नाम डीऑक्सी राइबो पड़ा, कि एक ऑक्सीजन हटा दो बाकी ये राइबोन्यूक्लिक एसिड ही है। ठीक, अगला डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं, कुछ साइंटिस्ट्स पूछ लिए जाते हैं डीएनए से, तो उसकी डिटेल को पढ़ते हैं कि डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिच मेजर। इस नाम को नहीं भूलेंगे कि जब भी ऐसा नहीं कि डीएनए का नाम आए तो आप वॉटसन एंड क्रिक लगा दें। वॉटसन एंड क्रिक इज रिलेटेड टू डबल हेलिक्स मॉडल। किससे रिलेटेड है, डबल हेलिक्स मॉडल से। ठीक है, मेजर ने क्या किया था, आइसोलेटेड डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियस, डीएनए सिंथेसाइजेस आरएनए। अब इस चीज को भी हम देखेंगे कि डीएनए आरएनए की सिंथेसिस कैसे करती है, इसी सेशन में देखेंगे और बहुत आसानी से उसको समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है मैक्रो मॉलिक्यूल इन विच लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट। ये क्या है कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और न्यूक्लियोटाइड क्या है ना, डीएनए किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। और न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स क्या क्या है, नाइट्रोजन बेस, हमने देख लिया कौन कौन से थे, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर आरएनए की बात करेंगे तो वहां क्या आ जाएगा, यूरेसिल। ठीक है, और हमने देख लिया सुगर, सुगर कौन सा था, पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर कौन से थे, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। शुगर में भी हमने देख लिया व्हाट वाज द स्ट्रक्चर, पेंटोज 5 कार्बन सुगर। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप, हमने इसका स्ट्रक्चर बहुत ही डिटेल में देख लिया है। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियोटाइड्स फिर वही चीज, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज। और अब देखते हैं क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे कभी कभी वो पूछ देगा कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो सुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड। उस न्यूक्लियोसाइड में जब हम जोड़ देते हैं फॉस्फेट तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड, और इसी के लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या बनाते हैं, डीएनए। चलिए, नाइट्रोजन बेसिस के बारे में हमने पढ़ लिया है, यहां एक बार देख लेते हैं क्या क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। प्यूरिन्स क्या होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन्स क्या होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। वही डिफरेंस कि जब आरएनए होगा तो आरएनए में थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं आरएनए के बारे में। चलिए, अब आरएनए में हम देखते हैं मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब इसको समझ लेते हैं बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमने और सारे ऑर्गेनेल्स पढ़ लिए हैं तो हमारे लिए समझना बहुत आसान है। ठीक, तो लेट्स डू इट। चलिए, पहले इसको हम समझते हैं, फिर इसको पढ़ भी लेंगे। तो हमने क्या देखा कि ये एक था, कि एक है ये सेल, इस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस को अब हम पढ़ेंगे। चलिए एक बार फिर से बनाती हूं मैं सेल। ये बार बार मैं इसलिए बना रही हूं कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये बहुत आसान है, ये कहीं से भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैंने ये बनाया था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे बनाया था मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पे बैठा था राइबोसोम्स। ठीक है, चलिए अब इस सेल के अंदर से, इट इज अ डायग्राम ऑफ सेल। ठीक है, इस सेल के अंदर से अब मैं न्यूक्लियस निकाल लूंगी बाहर, क्योंकि न्यूक्लियस हमें पढ़ना है, और ये जो हम समझेंगे ये बिल्कुल फाइनल समझेंगे। इसमें अब इसके बाद हमें इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है।
है ना, एक बार समझे, ठोस समझे। चलिए, उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि हमने जब ऑर्गेनेल्स को हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स पढ़ा था। राइबोसोम्स आपको याद है? मैं याद क्यों दिला रही हूं, चलिए यहीं बता देती हूँ कितना पीछे जाना। राइबोसोम्स कैसे थे? फ्री फ्लोटिंग थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ जाते थे, उसको क्या बना देते थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ये होते कैसे हैं? दो सब यूनिट थे इनके, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट का काम क्या था? एमिनो एसिड्स को जोड़ना अपने साथ। और स्मॉलर सब यूनिट का काम क्या था? अंदर से जो न्यूक्लियस के अंदर से जो एमआरएनए आ रहा है उसको रीड करना। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया, रिवाइज हो गया। तो अब पढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, हमने क्या पढ़ लिया कि ये था डीएनए। ठीक, एक न्यूक्लियोलस भी बना ही लेते हैं, और ये न्यूक्लियस हो गया। दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस है ये। ठीक है, अब पढ़ते हैं डीएनए से कहानी। अब डीएनए का काम क्या होगा? डीएनए के बहुत सारे काम होंगे। जब ये हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां एस फेज में देखेंगे कि डीएनए खुद भी रेप्लिकेट करता है। ये जो क्रोमैटिड है वो रेप्लिकेट करके क्रोमोसोम बन जाएगा, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे, जिसको हम एस फेज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी आने, अगला सेशन वही होगा। ठीक, अब हम यहां से पढ़ना शुरू करेंगे कि ये डीएनए, इस डीएनए से बनेगा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए, इससे बनेगा टीआरएनए, इससे बनेगा आरआरएनए, जो हमने पढ़ा ना पीछे कि आरएनए के कितने टाइप्स होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। डीएनए से जो ये आरएनए बन रहा है, इस बनने को क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। अब जो ये एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए क्या करेगा? इसके अंदर होंगे कुछ कोड्स, इसके अंदर होंगे कुछ कोड्स। तो ये एमआरएनए क्या करेगा? उस कोड को लेके, ये जो कोड है इसको लेके ये आ जाएगा बाहर। ठीक, अब बाहर ये कहां आएगा? बाहर आ जाएगा इस राइबोसोम के पास। अब ये जो राइबोसोम है ये इसको कैप्चर करेगा, ऐसे कैप्चर करेगा। अब आप देखिए, ये एमआरएनए है ना जो आ रहा था, एमआरएनए, ये भी एमआरएनए। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बैठा राइबोसोम है, ये राइबोसोम इस एमआरएनए को पकड़ लेगा। मैंने आपको अभी तुरंत रिवाइज कराया कि राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है, छोटा वाला जो बॉल है, दो बॉल्स है, छोटा वाला जो है वो क्या करेगा? वो एमआरएनए को रीड करेगा। ठीक, इसको डिकोड करेगा। तो इसका काम क्या है? एमआरएनए को डिकोड करना। ठीक उसी जगह इसका काम क्या है? अपने साथ एमिनो एसिड को बनाना। ये एमआरएनए को डिकोड करके क्या करेगा? एमआरएनए को राइबोसोम डिकोड करके क्या बनाएगा? प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। यहां होगी प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, सिंथेसाइज, प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस कहां हुई है? अगर आप लोगों को याद हो तो हम किसको पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस को। और ये न्यूक्लियस कहां है? ये न्यूक्लियस है सेल के अंदर। ठीक है, ये बाहर है। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कहां हो रही है? यहां पे। ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस कुछ यहां हो रहा है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये प्रोटीन बन के ये वापस कहां जाएगा? यहां अंदर। ठीक, अब ये प्रोटीन अंदर कहां पहुंचेगा? प्रोटीन पी,
ये प्रोटीन पहुंच जाएगा यहाँ न्यूक्लियोलस के पास, यहाँ आ गया प्रोटीन। ये प्रोटीन और ये आरएनए, ये आरएनए और प्रोटीन की यहाँ होगी असेंबली, ये दोनों मिल जाएंगे और इसको फिर ये बाहर फेंक देगा। ठीक है, ठीक, समझ में आया कैसे राइबोसोमल आरएनए बाहर आया, एमआरएनए को आरएनए ने पकड़ा, और ये जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम क्या है, एमिनो एसिड्स को, ये ट्रांसफर आरएनए भी बाहर आएगा, इसका काम क्या है, एमिनो एसिड्स को पकड़ के देना। ट्रांसफर का काम क्या है, ट्रांसफर आरएनए का एमिनो एसिड्स को पकड़ना। अब आपको समझ में आया कि इस न्यूक्लियर पोर का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि अंदर जो डीएनए से आरएनए बन रहा है वो इसी न्यूक्लियर पोर से बाहर जाएगा। राइबोसोम्स जो यहाँ बैठा है वो इस एमआरएनए को पकड़ेगा, उसके कोड को डिकोड करेगा कि ये क्या कोड अंदर से लेके आया है, फिर प्रोटीन बनाएगा। वो प्रोटीन जब बाहर साइटोप्लाज्म में बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में, और वो प्रोटीन फिर वापस कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और फिर वो प्रोटीन आरएनए से मिलके ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा, आरएनए और प्रोटीन को असेंबल करेगा और बाहर पैकेट बना के साइटोप्लाज्म में छोड़ देगा। तो आपको यहां से न्यूक्लियर पोर का भी इंपॉर्टेंस समझ में आया कि क्या होगा, प्रोटीन बाहर से बन के अंदर आएगा। बाहर में ही है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए एक माइटोकॉन्ड्रिया भी यहां बना लेते हैं, यहां बनाते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो एनर्जी बन रही है एटीपी, वो एटीपी भी इसी न्यूक्लियर पोर से अंदर जाएगा। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है न्यूक्लियर पोर, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आया होगा। एक बार फिर से, ये डीएनए ने बनाया एमआरएनए, तो इस डीएनए से एमआरएनए, इस डीएनए से आरएनए, सिर्फ एमआरएनए नहीं, इस डीएनए से आरएनए के बनने को क्या बोलेंगे, डीएनए से आरएनए के बनने को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसको इतना डिटेल में समझाने का यही पर्पस है कि आप बिल्कुल भी एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। और आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन हमने बनाया, एमआरएनए से यहां प्रोटीन सिंथेसाइज किया, इस प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब एक और चीज हो सकती है कि डीएनए से आरएनए बना है और आरएनए से कभी कभी डीएनए भी बन जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये मैं ऊपर लिखूंगी, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। कोरोना में जो टेस्ट हो रहा था पीसीआरआरटी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, कोरोना के जो टेस्ट हो रहे थे वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरटी लिखा होता था, अगर आपको याद हो लास्ट में, अभी गूगल करके भी आप चेक कर लेंगे, तो वो आरटी क्या था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वो यही था आरएनए से डीएनए बनना। और मैंने आपको बताया कि डीएनए खुद भी रेप्लिकेट करेगा, पूरे सेल साइकिल में एक ही जगह डीएनए रेप्लिकेट होता है, वो होता है एस फेज में, जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, इस डीएनए जब आप खुद ही रेप्लिकेट करता है तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, आरएनए से क्या बना था, प्रोटीन, हमने क्या बोला था, ट्रांसलेशन। प्रोटीन से यहां सिर्फ मैंने एक एरो लगाया है, यूनिडायरेक्शनल, प्रोटीन से आरएनए नहीं बन सकता है, प्रोटीन इज द फाइनल थिंग, आरएनए से प्रोटीन बना, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ठीक, होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया हो। एक बार पढ़ लेते हैं कि आरएनए में क्या क्या काम है। मैसेंजर आरएनए का कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स। हमने देखा कि एमआरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए से राइबोसोम्स तक कैसे ले गया। ठीक, ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स टू द राइबोसोम। ट्रांसफर आरएनए जो अंदर था वो बाहर निकलेगा, और जो सब यूनिट्स बन रहे, जो, चलिए यहां देखते हैं एक बार, हमने जो यहां देखा था कि ये लार्जर सब यूनिट, जो ये जो एमिनो एसिड्स को जोड़ रहा है, तो इसको ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, अब देखिए, और एक क्या बचा, राइबोसोमल आरएनए, अ मेजर कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स, द प्रोटीन मेकिंग मशीनरी ऑफ द सेल। हमने देखा था कि जब, एक बार यहां इसको फिर से रिवाइज कर लें कि क्या था, कि ये जो
प्रोटीन बनके, ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके जो अंदर को आया था, देखिए ये जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके अंदर को आया था, ये प्रोटीन, ठीक है, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हुआ था, ये प्रोटीन सिंथेसिस, और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो यहां आया था, ये प्रोटीन और ये अंदर का आरएनए, ये दोनों मिलकर क्या इन दोनों को न्यूक्लियस असेंबल करेगा, आरएनए बनाएगा और फिर बाहर फेंक देगा। तो जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं, जो राइबोसोम्स बनते हैं, वो किससे बनते हैं? सॉरी, ये जो राइबोसोम्स बनते हैं वो किससे बनते हैं? आरएनए से और प्रोटीन से, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? राइबोसोम्स। फिर वही राइबोसोम्स वापस प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो ये साइकिल है जो सेल के अंदर चल रहा है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए हमने आरएनए के टाइप्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं डीएनए और आरएनए का डिफरेंस क्या है। होना तो ये चाहिए कि आपने अब इतना पढ़ लिया कि डीएनए और आरएनए के डिफरेंस को आप खुद से पेन डाउन कर लेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है। लेकिन फिर भी हम एक बार यहां भी पढ़ते हैं। डीएनए क्या है? मेनली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। हमने कल पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोलस में और राइबोसोम्स में, है ना। हमने देखा कि साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा था, वहां निकल के गया था एमआरएनए, और फिर न्यूक्लियोलस में भी देखा, वहां भी आरएनए था। और कहाँ देखा कि हमने आरएनए और प्रोटीन को मिला के राइबोसोम्स बनाया था। तो मतलब राइबोसोम्स के अंदर भी क्या है? आरएनए। ठीक, शुगर की बात करते हैं तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। पेंटोज शुगर अभी मैंने बनाया था, ये भी पेंटोज शुगर है, ये भी पेंटोज शुगर है। राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में क्या फर्क होता है कि राइबोज से ऑक्सीजन कम होता है, डीऑक्सी, डी का मतलब हटाना, तो ऑक्सीजन को हटा दो राइबोज शुगर से तो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। बेस पेयर क्या होता है? ए डबल बॉन्ड टी, ए हाइड्रोजन बॉन्ड और जी सी। यहाँ क्या होगा? सब सेम होगा, बस टी के जगह यू आ जाएगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। इसकी लाइफ टाइम हाई होती है, आरएनए की शॉर्ट होती है। स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है। इसको आगे प्रोटीन बनाना है तो ये सिंगल स्टैंडर्ड अनस्टेबल होगा। रेप्लिकेट करता है इटसेल्फ, लेकिन आरएनए खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए। होप, ठीक है, हमने इसको भी देख लिया कि डीएनए से आरएनए को बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं, अगर डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर पाता है तो। अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और आरएनए से प्रोटीन को बनने को ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है, हम एक बार समराइज कर लेते हैं बिफोर, चलिए एक बार हम समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरू किया था कहां से? हमने शुरू किया था न्यूक्लियोलस से, न्यूक्लियस से हमने शुरू किया। वी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने देखा क्रोमेटीन को, ठीक है। क्रोमेटीन से हमने बनाया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से हमने निकाला डीएनए। डीएनए के बाद हमने पढ़ा डीएनए के स्ट्रक्चर को, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए के बाद डीएनए से बनाया हमने आरएनए, फिर हमने पढ़ा आरएनए के स्ट्रक्चर को और उसके टाइप को, आरएनए के टाइप्स को पढ़ा हमने। फिर हमने आरएनए से बनाया प्रोटीन, ठीक। तो हमने देखा डीएनए, फिर हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसक्रिप्शन, हमने देखा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, हमने डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को देखा कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। हमने कुछ साइंटिस्ट्स के नाम को पढ़ा, क्या थे वो साइंटिस्ट्स?
मेजर को पढ़ा हमने, और हमने पढ़ा वॉटसन क्रिक को, जिनका डबल हेलिक्स मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक, तो आज के लेक्चर को हमने ओवरऑल समराइज किया। होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं, अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमने न्यूक्लियस पे लिया, डीएनए पे लिया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पे लिया। अगला सेशन हम लेंगे सेल साइकिल पे। जो बात मैं कर रही थी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है एस फेज में, ये हम समझ पाएंगे अगले सेशन में, जहां मैं आपको सेल साइकिल बताऊंगी। और इस लेक्चर के बेस्ड जो क्वेश्चंस बनेंगे उन क्वेश्चंस को हम कल करेंगे। तब तक आपको ये सेशन अगर पसंद आया हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने आप को स्वस्थ रखें, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहें, और साथ में अगले सेशन का इंतजार भी करें कि हम नेक्स्ट सेशन में आते हैं और फिर सेल साइकिल पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच।